दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों आज हम लोग एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। वह है हमारा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2017 का प्रश्न पत्र अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने चैनल पर ऑलरेडी 2018, 2019, 2020, 2021, 22 और 23 के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2017 को दोस्तों। ठीक है, तो सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, और पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, यानी कि दोस्तों इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा। ध्यानपूर्वक देखें पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। चलिए पहले प्रश्न से हम लोग ध्यानपूर्वक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते चलिए, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कथन और कारण का प्रश्न है। ध्यानपूर्वक देखिए, कथन को हम पढ़ेंगे। कह रहा है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। क्या है कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। क्या है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है दोस्तों, इस दोनों पॉइंट को याद रखिए। और इसका सही आंसर था दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, फिर से हम देखेंगे। कह रहा है कथन की ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ठीक है, फिर देखें कथन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण कह रहा है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। क्या है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है, और क्या कह रहा है, हमारा कारण कथन की सही व्याख्या है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। यहां देखें नीचे, चलिए दोस्तों कह रहा है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कई बार पूछा गया प्रश्न है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। तो याद रखिए दोस्तों, किसके लिए, गाय के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। तो याद रखिए दोस्तों गाय के लिए इसका बिल्कुल सही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, गाय के लिए दोस्तों ऋग्वेद में अघन्या शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों देखिएगा यहां तीसरे नंबर प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। क्या है दोस्तों, फिर देखें कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो याद रखिए दोस्तों कन्हेरी। ठीक है, क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्हेरी, ऑप्शन सी। ठीक है, कन्हेरी दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। कन्हेरी नामक स्थान पर लगभग 109 गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित हैं। क्या है, ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित हैं। कह रहा है संख्या 41 में 11 सिरों के बोधिसत्व यानी कि अवलोकितेश्वर का अंकन मिलता है। ठीक है, संख्या 41 में जो हमारी गुफा संख्या 41 है उसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखें कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो याद रखिए दोस्तों कन्हेरी। ठीक है, और एक और पॉइंट याद रखिए कि ये जो गुफाएं हैं दोस्तों यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित हैं। ठीक है, ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित हैं, और संख्या 41 में दोस्तों हमारे 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, जिसे हम लोग अवलोकितेश्वर भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे क्या कह रहा है यहां, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए दोस्तों कह रहा है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। क्या है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो दोनों पॉइंट दोस्तों हमारे सही दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सही आंसर हम किसको मार्क करेंगे, 1 तथा 2 दोनों सही है। ठीक है, फिर से देखेंगे
कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो दोनों पॉइंट हमारे दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि 1 तथा 2 दोनों सही है। सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, क्या वह है हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम 5वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते रहें दोस्तों, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों हूबहू परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं। चलिए दोस्तों, 5वां प्रश्न देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में क्या है, कह रहा दोस्तों अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो याद रखिए दोस्तों, हल की संख्या। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखिए, कह रहा है अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो याद रखिए, ऑप्शन बी हल की संख्या बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो ऑप्शन बी हल की संख्या बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखें, कह रहा है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। क्या है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांसिस्को पल्सर्ट। क्या है दोस्तों, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमारा 6ठा नंबर प्रश्न जो है, कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो याद रखिए दोस्तों, फ्रांसिस्को पल्सर्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो याद रखिए दोस्तों, हमारा फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ठीक है दोस्तों, जबकि दिया गया है कि फादर एंथोनी मांसेरेट। ठीक है, तो फादर एंथोनी मांसेरेट दोस्तों अकबर के शासनकाल में भारत आने वाले स्पेनिश पादरी थे। क्या है, फादर एंथोनी मांसेरेट दोस्तों यह अकबर के शासनकाल में भारत आने वाले स्पेनिश पादरी थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा फ्रंक्वायस वर्नियर। ठीक है, तो फ्रंक्वायस वर्नियर दोस्तों एक फ्रेंच चिकित्सक एवं यात्री था जो दारा सिको एवं औरंगजेब के समय में भारत में रहा। ठीक है, फ्रंक्वायस वर्नियर जो था दोस्तों यह क्या था, एक फ्रेंच चिकित्सक एवं यात्री था जो दोस्तों दारा सिको और औरंगजेब के समय में भारत में रहा। और दोस्तों कह रहा है फिर क्या, निकोलो मनुक्की। क्या है, तो निकोलो मनुक्की दोस्तों शाहजहां के समय भारत आया था। ठीक है, निकोलो मनुक्की दोस्तों यह शाहजहां के समय भारत आया था। ठीक है, तो याद रखिए फादर एंथोनी मांसेरेट किसके समय में, अकबर के समय में। ठीक है, फ्रंक्वायस वर्नियर दोस्तों दारा सिको और औरंगजेब के समय में, और निकोलो मनुक्की दोस्तों यह शाहजहां के समय में, जबकि फ्रांसिस्को पल्सर्ट दोस्तों यह आए थे हमारे जहांगीर के समय में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, फ्रांसिस्को पल्सर्ट आए थे दोस्तों जहांगीर के समय में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है दोस्तों, सुमेल करेंगे हम। चलिए दोस्तों कह रहा है दोस्तों गांधार कला। ठीक है, तो गांधार कला हो जाएगा दोस्तों हमारा कुषाण से। ठीक है, गांधार कला हो जाएगा सुमेल कुषाण से। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों कह रहा है हमारा जूनागढ़ शिलालेख। तो जूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा दोस्तों हमारा रुद्रदामन प्रथम से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो दोस्तों हो जाएगा यह हमारा सुमेल मिनेंडर से। ठीक है, फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा तक्षशिला लेख। तो तक्षशिला लेख हो जाएगा दोस्तों हमारा पतिक से। ठीक है, तक्षशिला लेख किससे हो जाएगा, पतिक से। और सही आंसर किसको हम मार्क करेंगे, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखिए गांधार कला हो जाएगा दोस्तों हमारा कुषाण से सुमेल। फिर जूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा दोस्तों रुद्रदामन प्रथम से। मिलिंद पन्हो हो जाएगा दोस्तों मिनेंडर से। और तक्षशिला लेख हो जाएगा दोस्तों पतिक से। फिर देखिए गांधार कला हो जाएगा दोस्तों कुषाण से। जूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम से। मिलिंद पन्हो हो जाएगा मिनेंडर से। और तक्षशिला लेख हो जाएगा दोस्तों पतिक से। फिर देखिए गांधार कला कुषाण से, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदमन प्रथम से, मिलिंद पन्हो हो जाएगा दोस्तों मिनेंडर से, और तक्षशिला लेख हो जाएगा पतिक से। ठीक है, गांधार कला दोस्तों कुषाण से, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से, मिलिंद पन्हो दोस्तों मिनेंडर से, और तक्षशिला लेख पतिक से। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखें, कह रहा दोस्तों जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, कह रहा है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हुसैन शाह। ठीक है, इसका सही आंसर क्या मार्क करेंगे, हुसैन शाह। फिर देखिए
जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिए ऑप्शन बी हुसैन शाह। ठीक है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी हुसैन शाह। ठीक है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी हुसैन शाह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हुसैन शाह हमारा जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए, और जौनपुर नगर दोस्तों हमारा किस नदी के किनारे है? तो यह भी याद रखिए, जौनपुर नगर दोस्तों हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिए जौनपुर नगर हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, अब हम बढ़ेंगे दोस्तों 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखते चलें। पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, यहाँ दोस्तों तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके प्रतिमा लक्षण को हमें सुमेल करना है। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। आदिनाथ हमारा हो जाएगा दोस्तों, तो आदिनाथ हमारा सुमेल हो जाएगा वृषभ से। ठीक है, आदिनाथ हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों वृषभ से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों किससे? मल्लीनाथ हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों जल कलश से। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे? तो पार्श्वनाथ को सर्प से दोस्तों। और संभवनाथ को किससे सुमेल करेंगे? तो संभवनाथ को हम सुमेल करेंगे दोस्तों अश्व से। ठीक है, और सही आंसर किसको मार्क करेंगे? तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिए, आदिनाथ को सुमेल करेंगे दोस्तों वृषभ से। क्या है? आदिनाथ को सुमेल करेंगे दोस्तों वृषभ से। ठीक है, मल्लीनाथ को सुमेल करेंगे दोस्तों जल कलश से। ठीक है, मल्लीनाथ को सुमेल करेंगे जल कलश से दोस्तों। ठीक है, फिर है पार्श्वनाथ को सुमेल करेंगे दोस्तों सर्प से। संभवनाथ को सुमेल करेंगे दोस्तों अश्व से। ठीक है, फिर देखिए आदिनाथ को सुमेल करेंगे दोस्तों वृषभ से। क्या है? आदिनाथ को सुमेल करेंगे वृषभ से। मल्लीनाथ को सुमेल करेंगे दोस्तों जल कलश से। ठीक है, पार्श्वनाथ को सुमेल करेंगे सर्प से। संभवनाथ को सुमेल करेंगे दोस्तों अश्व से। ठीक है, फिर देखिए आदिनाथ को सुमेल करेंगे दोस्तों हम वृषभ से। ठीक है, आदिनाथ को सुमेल करेंगे वृषभ से, मल्लीनाथ को जल कलश से, पार्श्वनाथ को सर्प से, संभवनाथ को अश्व से। ठीक है, फिर देखिए आदिनाथ को वृषभ से, मल्लीनाथ को जल कलश से, पार्श्वनाथ को सर्प से, संभवनाथ को अश्व से। ठीक है, फिर देखिए आदिनाथ को वृषभ से, मल्लीनाथ को जल कलश से, पार्श्वनाथ को हम सुमेल करेंगे सर्प से और संभवनाथ को अश्व से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए, कह रहा है दोस्तों बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? कह रहा है दोस्तों बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, तो पहला कह रहा है कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ठीक है, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। फिर कह रहा है दोस्तों कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। क्या है? 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, तो यह भी पॉइंट हमारे दोस्तों बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, जबकि कह रहा है दोस्तों कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ठीक है, कह रहा है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो ये पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। या दोस्तों 6ठी शताब्दी के ना होके दोस्तों हमारे जो अभिलेख हैं, इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख दोस्तों 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। क्या है? 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं दोस्तों, ना कि हमारी 6ठी शताब्दी के। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो हमारे अभिलेख हैं वह 3री सदी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ देखिए 3री सदी ईसा पूर्व के। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है फिर से देखें, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन से एक सही नहीं है? तो याद रखिए बराबर पहाड़ी में कुल कितने गुफाएं हैं? यह याद रखिए कि बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। बिल्कुल सही है दोस्तों, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। फिर कह रहा है कि ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। जबकि कह रहा है कि यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है, ना कि 6ठी शताब्दी के। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 11 नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें 11 नंबर प्रश्न हमारा। चलिए दोस्तों देखें, कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो याद रखिए दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, क्या है? कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो याद रखिए दोस्तों राजस्थान में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो याद रखिए राजस्थान में। और जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों, याद रखिएगा विराटनगर। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों विराटनगर। और जो वर्तमान अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, जो राजस्थान में स्थित है, जो वर्तमान अलवर भरतपुर का क्षेत्र है और जो राजस्थान में स्थित है हमारा दोस्तों, जो महाजनपद था मत्स्य। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए
आगे देखेंगे दोस्तों हमारा 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों, ठीक है। कह रहा है दोस्तों 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। क्या है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। तो इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, ठीक है। फिर से देखें, कह रहा है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। तो याद रखें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। कह रहा है 1303 में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी को वारंगल में परास्त किया। याद रखिएगा इस पॉइंट को, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अब स्टार्ट होंगे हमारे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, कह रहा है कि हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। क्या है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही सुमेल है, हेक्टर मुनरो हमारा बक्सर का युद्ध। फिर कह रहा है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स हमारा आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, तो यह भी सुमेल है दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग हमारा आंग्ल नेपाल युद्ध। फिर कह रहा है दोस्तों लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो यह भी हमारा सुमेल है कि लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 के बीच लड़ा गया था, ठीक है, उसको कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यह हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित ना होकर दोस्तों किससे, लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि जो सही सुमेल है उसको हम लोग देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखें, हेक्टर मुनरो दोस्तों हो जाएगा बक्सर का युद्ध, 1764 में लड़ा गया। लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों 1814 से 16 में लड़ा गया, बिल्कुल सही सुमेल है। लॉर्ड वेलेजली कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, कह रहा है दोस्तों लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 के बीच लड़ा गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ना होकर लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तीनों सही को देख लें एक बार और, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि लड़ा गया था 1798 से 99 के बीच में। लॉर्ड वेलेजली उस टाइम दोस्तों गवर्नर जनरल थे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं रहेंगे, या होगा यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे, आंसर इसका स्टार मार्क किया गया है, यानी कि कोई भी हमारे ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ध्यानपूर्वक फिर से देखें, कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस अवस्था या उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। फिर देखें, कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, ठीक है। फिर देखें, कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया है, ठीक है। हम डिटेल पढ़ लेंगे क्या है। कह रहा दोस्तों लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले। क्या है, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ, कवि व इतिहासकार थे, ठीक है। सन 1834 से 1835 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन के प्रधान रहे। द इंडियन पीपल कोड की पांडुलिपि इन्होंने तैयार की दोस्तों, याद रखें। लॉर्ड मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने इस शब्द को कहा था, ना कि जीबी मैकाले यहाँ दिया गया है दोस्तों। कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, या जीबी मैकाले ना होके दोस्तों क्या हो जाएगा, टीबी मैकाले हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले होता तो हमारा ऑप्शन सही होता। यहाँ जीबी मैकाले दिया गया है, इसलिए दोस्तों सही कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो याद रखिए इस पॉइंट को कहा था दोस्तों लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने, यानी दोस्तों टीबी मैकाले ने, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहां ऑप्शन कोई भी सही नहीं दिया गया, इसलिए हमारा आंसर स्टार मार्क किया गया है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम आगे की प्रश्नों की तरफ, देखेंगे क्या दिए गए हैं हमारे आगे के प्रश्न। चलिए देखें दोस्तों यहां 15वें नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए देखें,
कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों पाबना विद्रोह 1873 बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों हमारा, पाबना विद्रोह 1873। ठीक है दोस्तों, कह रहा है पाबना विद्रोह 1873। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों दक्कन किसान विद्रोह 1875। क्या है दोस्तों, कह रहा है दक्कन किसान विद्रोह 1875, तो यह भी हमारा बिल्कुल सुमेल है। फिर कह रहा है दोस्तों सन्यासी विद्रोह 1894। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह दोस्तों हमारा 1894 में ना होकर सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, यहाँ देखें 1763 से 1800 में हुआ था दोस्तों हमारा सन्यासी विद्रोह। कब, 1763 से 1800 में। ठीक है, और फिर कह रहा है दोस्तों कोल विद्रोह 1870। ठीक है, कोल विद्रोह कह रहा है 1870। तो कोल विद्रोह दोस्तों 1870 में ना होके दोस्तों कब हुआ था, 1831 से 32 के बीच हुआ था दोस्तों हमारा कोल विद्रोह। ठीक है, 1831 के 32 के बीच में हुआ था हमारा कोल विद्रोह। तो यहाँ दो पॉइंट गलत दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ क्या कह रहा है कि इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे लेकिन हम सही देख लेंगे, यहाँ दो गलत दिए गए हैं दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, दो ऑप्शन हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, सन्यासी विद्रोह हुआ था दोस्तों 1763 से 1800 में। क्या है, सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 में, और कोल विद्रोह 1870 में ना होके हुआ था 1831 से 32 में। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी के बीच हुआ था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पाबना विद्रोह हो जाएगा दोस्तों 1873 में, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में, और कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, पाबना विद्रोह 1873 में हुआ था दोस्तों, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, और कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम 16वें नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते चलें। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया दोस्तों, तो याद रखें राजा राममोहन राय, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, तो याद रखें दोस्तों राजा राममोहन राय, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, राजा राममोहन राय। ठीक है, यह अधिनियम क्या था दोस्तों, यहां देख लें। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में भेदभाव की शुरुआत धार्मिक आधार पर हुई। क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में भेदभाव की शुरुआत धार्मिक आधार पर हुई, जिसके अनुसार यूरोपीय या भारतीय ईसाई की सुनवाई हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। क्या है, जिसके अनुसार यूरोपीय या भारतीय ईसाई की सुनवाई हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकते थे हमारा जूरी अधिनियम के तहत, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में भेदभाव की शुरुआत धार्मिक आधार पर हुई, जिसके अनुसार यूरोपीय या भारतीय ईसाई की सुनवाई हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकते थे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 17वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या है, यानी कि दोस्तों नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम में भी, सूरत, भड़ोच, आगरा में भी, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी, इन सभी स्थानों पर दोस्तों डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, तो याद रखें दोस्तों नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम में भी, सूरत, भड़ोच, आगरा में भी, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी, तो उपर्युक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे। ठीक है, और बढ़ेंगे दोस्तों 18वें नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते चलें दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश की जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहें, और बढ़ेंगे दोस्तों हम 18वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों 18वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए दोस्तों 18वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। क्या है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों एम.ए. जिन्ना, यानी कि दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, फिर देखें स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो एम.ए. जिन्ना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो याद रखिए दोस्तों
MA जिन्ना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है दोस्तों, अगला देखें। कह रहा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? क्या है 19 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की दोस्तों? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम सही आंसर मार्क करेंगे 1905। ठीक है, याद रखिए 1905 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखें, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो 1905 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों इन्होंने कहाँ की थी? तो पुणे महाराष्ट्र में की थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे की थी? पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों 1905 में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इस पॉइंट को याद रखिए, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखें अगला। देखें दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते चलें। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी यानी कि 1942 में। ठीक है, फिर देखें निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर से देखें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो 1942 में, यानी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमारी जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, 21वां नंबर प्रश्न देखें दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतियां टिप्पणियां की? क्या है, सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। फिर देखें निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, क्या है, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखें कह रहा है निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो वह हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, और इसका डिटेल हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहां देखें ऊपर क्या दिया गया है। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों वर्ष 1929 से 33 के मध्य हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में सरकार ने देश भर से कई कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया? क्या है, फिर देखें वर्ष 1929 से 33 के मध्य हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में सरकार ने देश भर से कई कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया तथा उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। ठीक है, फिर डिटेल देखेंगे कि वर्ष 1929 से 33 के मध्य हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में सरकार ने देश भर से कई कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया तथा उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। चलिए अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, कालानुक्रम में इन घटनाओं को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों हमारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? तो वह स्टार्ट हुआ दोस्तों हमारा 1919 में। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों, इसको याद रखिएगा 1917 में। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है खेड़ा किसान आंदोलन। तो खेड़ा किसान आंदोलन याद रखें दोस्तों कब हुआ था, खेड़ा किसान आंदोलन हमारा कब हुआ? खेड़ा किसान आंदोलन हुआ दोस्तों हमारा याद रखिए 1918 में। ठीक है, खेड़ा किसान आंदोलन हुआ दोस्तों हमारा 1918 में। ठीक है, और फिर दोस्तों कह रहा है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ दोस्तों 1918 में। ठीक है, चलिए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ दोस्तों 1919 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ दोस्तों 1917 में, खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए दोस्तों इस यदि आपको कंफ्यूजन हो तो एक पॉइंट याद रखिएगा, CAK।
ठीक है। CAK क्या है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों हमारा चंपारण हुआ, फिर दोस्तों अहमदाबाद हड़ताल हुआ, फिर दोस्तों हमारा लास्ट में हुआ दोस्तों खेड़ा आंदोलन। CAK आप याद रखिएगा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखें। चलिए अब हम सीरीज में इसको व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन? तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा वह है दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा चंपारण सत्याग्रह। फिर हो जाएगा दोस्तों कौन? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद हो जाएगा दोस्तों हमारा अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। फिर हो जाएगा खेड़ा किसान आंदोलन 1918 और लास्ट में हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा सही सीरीज होगी 2, 4, 3 और 1। क्या है? 2, 4, 3 और 1 हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। फिर देखें, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन? तो सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, फिर खेड़ा किसान आंदोलन 1918, फिर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, फिर खेड़ा किसान आंदोलन 1918 और सबसे लास्ट में होगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। सही सीरीज 2, 4, 3, 1, ठीक है। चलिए अब हिस्ट्री के प्रश्न हमारे समाप्त हुए, हम बढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों की तरफ, ठीक है। कह रहा देखें 23 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? क्या है दोस्तों? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन, ठीक है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो याद रखिए दोस्तों सियाचिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद है। यह हिमालय की दोस्तों पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। क्या है? यह हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है, ठीक है। बाकी दिए गए हैं दोस्तों गंगोत्री, तो गंगोत्री हिमनद हमारा दोस्तों उत्तराखंड में है। जेमू दोस्तों हमारा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। क्या है? जेमू हमारा सिक्किम और नेपाल की सीमा पे है। और सासाइनी दोस्तों काराकोरम में स्थित है। सासाइनी कहाँ है? काराकोरम में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 24वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? क्या है? कह रहा दोस्तों अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों अग्लुहास, ठीक है। अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों हमारी अग्लुहास, ठीक है। अग्लुहास जो है दोस्तों यह एक गर्म जलधारा है जो दक्षिणी हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हमारी जो दोस्तों अग्लुहास जलधारा है एक गर्म जलधारा है जो दक्षिणी हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो अग्लुहास जलधारा क्या है दोस्तों? अग्लुहास जलधारा एक गर्म जलधारा है जो कि दक्षिणी हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। बाकी हम्बोल्ट, ओयासियो और कनारीज दोस्तों यह सब दोस्तों क्या है? हमारी शीत महासागरीय धाराएं हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यदि बात करें दोस्तों हम, ठीक है, तो हमारी कनारीज धारा की यदि बात करें तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है, ठीक है। कनारीज धारा दोस्तों उत्तर अटलांटिक महासागर में। हम्बोल्ट दोस्तों हमारी प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में, ठीक है। और ओयासियो धारा प्रवाहित होती है दोस्तों हमारी उत्तरी प्रशांत महासागर में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम 25वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते चलिए क्या कह रहा है हमारा 25वां नंबर प्रश्न, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखें दोस्तों यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा है सिपकिला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कह रहा है दोस्तों क्या है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। बोमडिला कह रहा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नाथुला कह रहा है दोस्तों मेघालय। जोजिला कह रहा है दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, क्या है? कह रहा है दोस्तों हमारा सिपकिला कह रहा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। बोमडिला कह रहा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सिपकिला हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। सिपकिला, बड़ा लाचा दोस्तों, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है सिपकिला और सिपकिला दोस्तों कह रहा है, याद रखिए सिपकिला दर्रा भी दोस्तों और बड़ा लाचा दर्रा भी दोनों दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा दोनों दर्रे दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल सही
बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिए बोमडिला दर्रा दोस्तों, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, ये सभी दर्रे दोस्तों हमारे कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में। फिर कह रहा है दोस्तों नाथुला दर्रा, तो यह मेघालय में स्थित नहीं है दोस्तों। नाथुला और जेलापला दर्रा दोस्तों हमारा कहाँ है, मेघालय में स्थित ना होकर दोस्तों यह सिक्किम में है। फिर कह रहा है दोस्तों जोजिला दर्रा, तो यह बिल्कुल सही सुमेल है, जम्मू एवं कश्मीर में हमारा बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है जोजिला दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित है, जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, याद रखें जो हमारा जोजिला दर्रा है दोस्तों, यह जोजिला दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित है, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखें दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सिपकिला हमारा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही सुमेल है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश यह भी सही सुमेल है, जोजिला जम्मू एवं कश्मीर यह भी सही सुमेल है। जबकि दोस्तों कह रहा है कि नाथुला मेघालय यह हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, नाथुला मेघालय में नहीं होगा दोस्तों, सिक्किम में होगा। ठीक है, याद रखें सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है दोस्तों, सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला, यांग्याप और दीफू दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दोस्तों मेघालय में ना होकर नाथुला और जेलेपला दोस्तों हमारा सिक्किम में, जबकि जोजिला दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में। तो 3 हमारे सुमेल हैं, एक हमारा सुमेल नहीं है। नाथुला दोस्तों हमारा मेघालय में ना होकर सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो याद रखें दोस्तों एबरडीन। ठीक है, एबरडीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एबरडीन यूरोप महाद्वीप के स्कॉटलैंड का एक शहर है दोस्तों, याद रखिएगा एबरडीन यूरोप महाद्वीप के स्कॉटलैंड का एक शहर है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा एबरडीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या है, ऑप्शन बी एबरडीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो याद रखिए एबरडीन। एबरडीन यूरोप महाद्वीप के स्कॉटलैंड का एक शहर है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों, हम आगे देखेंगे 27वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है। क्या है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है दोस्तों, तो याद रखिए किसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है, तो इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। क्या है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर से देखें निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है, तो याद रखिए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। क्या है दोस्तों, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है, तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। क्या है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखें निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी है, तो याद रखिए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैपिंग का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक याद रखें, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम 28वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखें ध्यानपूर्वक क्या है। ठीक है, याद रखें दोस्तों लेबनान की राजधानी है बेरूत, सीरिया की दमिश्क, जॉर्डन की अम्मान, मिस्र की काहिरा। ठीक है, क्या है दोस्तों, याद रखें आप यहाँ देखें दोस्तों लेबनान की राजधानी थी बेरूत, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, जॉर्डन की अम्मान, मिस्र की काहिरा। लेबनान की बेरूत, सीरिया की दमिश्क, जॉर्डन की अम्मान, मिस्र की काहिरा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है, तो याद रखिए दोस्तों कोलोराडो। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है, तो याद रखें दोस्तों कोलोराडो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पठार है, तो याद रखें दोस्तों कोलोराडो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जबकि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा पठार कोलोराडो है, जबकि यदि विश्व का सबसे बड़ा पठार की बात करें तो वह है दोस्तों हमारा तिब्बत का पठार। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यदि प्रश्न के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा पठार दोस्तों कोलोराडो है, और यदि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पठार की बात करें तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा तिब्बत। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है दोस्तों भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। क्या है, कह रहा है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, कह रहा है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक गहरा बंदरगाह पारादीप है, जबकि विशाखापट्टनम भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, जो दिए गए प्रश्न के विकल्प में नहीं है। ठीक है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन है दोस्तों, पारादीप है। ठीक है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक गहरा बंदरगाह पारादीप है, जबकि विशाखापट्टनम भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, जो दिए गए प्रश्न के विकल्प में नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
तो हम इसलिए इसको आंसर को स्टार मार्क किया गया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। ठीक है, याद रखें। कह रहा है निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो याद रखें दोस्तों, गोंडवाना क्रम। क्या है दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो याद रखिए दोस्तों, गोंडवाना क्रम। यहाँ गोंडवाना क्रम का डिटेल हम देख लेंगे। कह रहा है यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना शैल क्रम है। भारत में अधिकांश कोयला लगभग 90% से अधिक गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी तथा वर्धा नदी घाटी। ठीक है, क्या है, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी तथा वर्धा नदी घाटी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो याद रखिए, गोंडवाना क्रम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोंडवाना क्रम का डिटेल देख लीजिए। यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना शैल क्रम है। भारत में अधिकांश कोयला लगभग 90% से अधिक गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं दामोदर घाटी, गोदावरी नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी तथा वर्धा नदी घाटी। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न दोस्तों हमारे जो पूर्व वर्ष के हैं वह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हुबहू प्रश्न आगामी परीक्षाओं में रिपीट कर लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, PYQ जितने भी दोस्तों हैं हमारे पूर्व वर्षों के, वह सारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को दोस्तों हल करते चलिए और देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे हम अपने 31वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए 31वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। यहां कह रहा है निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और किसकी सहायता से यह स्थापित किया गया था, तो ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से इसको हम लोगों ने स्थापित किया था। याद रखें दोस्तों, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहाँ है दोस्तों, याद रखिए दुर्गापुर है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखें निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल दोस्तों हमारा जो लौह एवं इस्पात कारखाना है यह कच्चे माल क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है। इसको हम लोगों ने दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया था। और कब स्थापित किया था दोस्तों, तो इसको स्थापित किया था हम लोगों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम 32 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों लाल सागर एक उदाहरण है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों लाल सागर एक उदाहरण है। तो याद रखिए दोस्तों अक्षीय द्रोणिका। क्या है, कह रहा है लाल सागर एक उदाहरण है। तो याद रखिए दोस्तों अक्षीय द्रोणिका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है, जो अदन की खाड़ी से होकर हिंद महासागर में मिलता है। क्या है, जो अदन की खाड़ी से होकर हिंद महासागर में मिलता है। लाल सागर दोस्तों एक अक्षीय द्रोणिका उदाहरण है। क्या है, लाल सागर दोस्तों एक अक्षीय द्रोणिका उदाहरण है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लाल सागर एक उदाहरण है तो अक्षीय द्रोणिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 33वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्या है दोस्तों, 33वां नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम सही आंसर मार्क करेंगे 1, 2 और 4। क्या है दोस्तों, 1, 2 और 4 बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। यानी कि गुजरात से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, जबकि उत्तर प्रदेश से होकर दोस्तों नहीं गुजरती है हमारी कर्क रेखा। याद रखिएगा गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारी कर्क रेखा है दोस्तों यह 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और यह विश्व में 18 देशों तथा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यह विश्व में 18 देशों तथा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, याद रखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। ज्ञातव्य है कि दोस्तों 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। क्या है, ज्ञातव्य है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम
अब बढ़ेंगे 34वें नंबर प्रश्न की तरफ। देखें यहाँ क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक। कह रहा है निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। क्या है? निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर इसका हम मार्क करेंगे गारो, खासी, जयंतिया और नागा। क्या है? गारो, खासी, जयंतिया और नागा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया और नागा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए, तो याद रखिए गारो, खासी, जयंतिया और नागा। क्या है? गारो, खासी, जयंतिया और नागा बिल्कुल सही क्रम होगा हमारा पश्चिम से पूर्व। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया और नागा, गारो, खासी, जयंतिया और नागा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अब हम 35वें नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। कह रहा है दोस्तों हमारा इडुक्की तापीय शक्ति गृह। क्या है? कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इडुक्की हमारा तापीय शक्ति गृह। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना। क्या है? सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना। फिर कह रहा है दोस्तों घाट प्रभा सिंचाई परियोजना। क्या है? घाट प्रभा दोस्तों कह रहा है सिंचाई परियोजना। फिर कह रहा है दोस्तों रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। क्या है? रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इडुक्की को छोड़कर सभी जो पॉइंट दिए गए हमारे बिल्कुल सही सुमेल हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों सबरीगिरी कह रहा है जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही सुमेल है। क्या है? सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही सुमेल है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना बिल्कुल सही सुमेल है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना बिल्कुल सही सुमेल है। क्या है? सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही सुमेल है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना बिल्कुल सही सुमेल है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि दोस्तों कह रहा है कि इडुक्की तापीय शक्ति गृह, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, इडुक्की को छोड़कर सभी युग्म सुमेलित हैं। इडुक्की एक तापीय शक्ति गृह नहीं बल्कि केरल की पेरियार नदी पर जल विद्युत परियोजना है। क्या है? केरल की पेरियार नदी पर जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जबकि सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही सुमेल है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना बिल्कुल सही सुमेल है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना बिल्कुल सही सुमेल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2, 3, 4 हमारा सुमेल है, लेकिन इडुक्की दिया गया है तापीय शक्ति गृह, यह हमारा सुमेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे। देखेंगे यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, जलप्रपात और नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए दूध सागर, तो दूध सागर दोस्तों हमारा स्थित है किस पर? दूध सागर स्थित है दोस्तों हमारा मांडवी नदी पर। ठीक है, दूध सागर हमारा स्थित है दोस्तों मांडवी नदी पर। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों डुडुमा, तो डुडुमा दोस्तों स्थित है किस नदी पर? तो डुडुमा हमारा स्थित है दोस्तों याद रखिए मचकुंड नदी पर। ठीक है, डुडुमा हमारा स्थित है दोस्तों मचकुंड नदी पर। फिर दोस्तों कह रहा है गोकाक, तो गोकाक हमारा दोस्तों स्थित है याद रखिएगा घाट प्रभा नदी पर। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा जोग, तो जोग को याद रखिए दोस्तों हो जाएगा शरावती नदी पर। और सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे? वह मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखिए दूध सागर हो जाएगा दोस्तों हमारा मांडवी नदी पर। क्या है? दूध सागर हो जाएगा दोस्तों हमारा मांडवी नदी पर। डुडुमा हो जाएगा दोस्तों हमारा मचकुंड नदी पर। गोकाक हो जाएगा घाट प्रभा पर। जोग हो जाएगा शरावती पर। ठीक है, फिर से देखिए दूध सागर हो जाएगा दोस्तों मांडवी नदी पर। डुडुमा हो जाएगा दोस्तों मचकुंड नदी पर। गोकाक हो जाएगा घाट प्रभा पर। जोग हो जाएगा शरावती नदी पर। दूध सागर हो जाएगा दोस्तों मांडवी नदी पर। डुडुमा हो जाएगा मचकुंड नदी पर। गोकाक हो जाएगा दोस्तों घाट प्रभा पर। जोग हो जाएगा शरावती पर। दूध सागर हो जाएगा मांडवी नदी पर। डुडुमा हो जाएगा मचकुंड नदी पर। गोकाक हो जाएगा घाट प्रभा पर। जोग हो जाएगा शरावती नदी पर। दूध सागर हो जाएगा मांडवी नदी पर। डुडुमा हो जाएगा मचकुंड नदी पर। गोकाक हो जाएगा घाट प्रभा पर। जोग हो जाएगा शरावती नदी पर। ठीक है, दूध सागर हो जाएगा दोस्तों मांडवी नदी पर। डुडुमा हो जाएगा दोस्तों हमारा मचकुंड नदी पर। गोकाक हो जाएगा घाट प्रभा पर। जोग हो जाएगा शरावती नदी पर। दूध सागर मांडवी नदी पर। डुडुमा मचकुंड नदी पर। गोकाक हो जाएगा घाट प्रभा पर। जोग हो जाएगा शरावती नदी पर। और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखें दोस्तों राजधानी यहां सुमेल कराया गया है। तो गिनी बिसाऊ की राजधानी क्या है? गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ। ताइवान की राजधानी है दोस्तों ताइपेई, बिल्कुल सही सुमेल है। निकारागुआ की मानागुआ बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। कह रहा है कि मालदीव की दोस्तों कह रहा है मालाबो। ठीक है, मालदीव की राजधानी मलाबो नहीं है दोस्तों, यह माले है। ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारा सही सुमेल नहीं है वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही सुमेल नहीं है। ठीक है, फिर देखें गिनी बिसाऊ की राजधानी है दोस्तों बिसाऊ, बिल्कुल सही सुमेल है। ताइवान की राजधानी है दोस्तों ताइपेई, बिल्कुल सही सुमेल है। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि कह रहा है मालदीव की मालाबो, तो मालदीव की दोस्तों मालाबो ना होकर दोस्तों माले है हमारी राजधानी। ठीक है, और मालदीव दोस्तों हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी राजभाषा क्या है दोस्तों? तो याद रखिए जिसकी राजभाषा है दोस्तों मालदीवियन दिवेही। क्या है? मालदीवियन दिवेही तथा मुद्रा दोस्तों रुपया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। गिनी बिसाऊ बिसाऊ, ताइवान ताइपेई, निकारागुआ मानागुआ, मालदीव मालाबो ना होके दोस्तों माले इसकी राजधानी है। और हिंद महासागर में स्थित यह एक द्वीपीय देश है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 38वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है हमारा 38वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे
चलिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है पश्चिमी घाट कुछ क्षेत्र हैं और स्थानांतरी खेती हमको सुमेल करना है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को सुमेल करेंगे दोस्तों हम किससे? पश्चिमी घाट को सुमेल करेंगे दोस्तों कुमारी से। ठीक है, पश्चिमी घाट को सुमेल करेंगे दोस्तों कुमारी से। फिर कह रहा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों वालतरे से। क्या है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को सुमेल करेंगे वालतरे से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत, तो उत्तर पूर्वी भारत को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? वह है दोस्तों हमारा झूम से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों डाहिया से। ठीक है, क्या है? फिर देखें, पश्चिमी घाट को सुमेल करेंगे दोस्तों कुमारी से। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान को सुमेल करेंगे दोस्तों वालतरे से। उत्तर पूर्वी भारत को सुमेल करेंगे दोस्तों झूम से। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को सुमेल करेंगे दोस्तों डाहिया से। ठीक है, और सही आंसर क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखें, पश्चिमी घाट को सुमेल करेंगे दोस्तों कुमारी से। क्या है? पश्चिमी घाट को सुमेल करेंगे दोस्तों कुमारी से। दक्षिण पूर्वी राजस्थान को सुमेल करेंगे दोस्तों वालतरे से। उत्तर पूर्वी भारत को सुमेल करेंगे दोस्तों झूम से, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को सुमेल करेंगे डाहिया से। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों याद रखिए, पश्चिमी घाट को सुमेल करेंगे दोस्तों हम, पश्चिमी घाट को सुमेल करेंगे कुमारी से। दक्षिण पूर्वी राजस्थान को वालतरे से। उत्तर पूर्वी भारत को झूम से। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को डाहिया से। क्या है? पश्चिमी घाट को सुमेल करेंगे दोस्तों कुमारी से। दक्षिण पूर्वी राजस्थान को वालतरे से। उत्तर पूर्वी भारत को झूम से। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को डाहिया से। क्या है? पश्चिमी घाट को कुमारी से। दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालतरे से। उत्तर पूर्वी भारत झूम हो जाएगा। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ डाहिया हो जाएगा। फिर देखें, पश्चिमी घाट कुमारी से। दक्षिण पूर्वी राजस्थान दोस्तों हमारा हो जाएगा वालतरे से। उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा झूम से। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ हो जाएगा डाहिया से, और सही आंसर ऑप्शन ए मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है दोस्तों। ठीक है, बाल्को को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे एल्युमिनियम कंपनी और स्थिति उनकी सुमेल करना है। ठीक है, बाल्को को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बाल्को को किससे सुमेल करेंगे? बाल्को हो जाएगा दोस्तों हमारा कोरबा से। क्या है दोस्तों? बाल्को हमारा हो जाएगा दोस्तों कोरबा से। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों हिंडाल्को, तो हिंडाल्को को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे? हिंडाल्को को सुमेल करेंगे दोस्तों रेणुकूट। और रेणुकूट कहाँ है दोस्तों? यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है हमारा रेणुकूट। ठीक है, फिर कह रहा है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को सुमेल करेंगे हीराकूट से। और दोस्तों नालको को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों कोरापुट से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर क्या मार्क करेंगे? वह दोस्तों हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, याद रखिएगा। फिर देखेंगे, बाल्को को सुमेल करेंगे दोस्तों हम कोरबा से। क्या है? बाल्को को सुमेल करेंगे दोस्तों कोरबा से। हिंडाल्को को सुमेल करेंगे दोस्तों रेणुकूट से। ठीक है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को हीराकूट से, और नालको को कोरापुट से। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, बाल्को को सुमेल करेंगे दोस्तों हम कोरबा से। बाल्को को सुमेल करेंगे दोस्तों कोरबा से। हिंडाल्को को सुमेल करेंगे रेणुकूट से। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को हीराकूट से, और नालको को दोस्तों सुमेल करेंगे कोरापुट से। ठीक है, फिर देखिए, बाल्को को दोस्तों कोरबा से। हिंडाल्को को रेणुकूट से। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को हीराकूट से। ठीक है दोस्तों, नालको को दोस्तों हम कोरापुट से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बाल्को को दोस्तों कोरबा से, हिंडाल्को को रेणुकूट से, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को हीराकूट से, और नालको को दोस्तों कोरापुट से। बाल्को को दोस्तों कोरबा से, हिंडाल्को को रेणुकूट से, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को हीराकूट से, नालको को दोस्तों कोरापुट से। क्या है? बाल्को को कोरबा से, हिंडाल्को को रेणुकूट से, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को हीराकूट से, नालको को दोस्तों कोरापुट से। बाल्को को दोस्तों कोरबा से, हिंडाल्को को रेणुकूट से, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को हीराकूट से, और नालको को दोस्तों कोरापुट से। एक बार और देखें, बाल्को को कोरबा से, हिंडाल्को को रेणुकूट से, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को हीराकूट से, और नालको को कोरापुट से। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम ऑप्शन बी, यानी कि 2, 4, 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों एक बार और देख लेते हैं। बाल्को को दोस्तों कोरबा से। ठीक है, हिंडाल्को को रेणुकूट से, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को हीराकूट से दोस्तों, नालको को कोरापुट से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा 40वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे नगर और किस नदी के किनारे वे स्थित हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, खारतूम नदी को हम मिलाएंगे नील। ठीक है, खारतूम नदी को हम मिलाएंगे नील नदी से। ठीक है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों कह रहा है ब्राज़ावेले। ठीक है, तो ब्राज़ावेले को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किस नदी से? ब्राज़ावेले को सुमेल करेंगे दोस्तों ज़ैरे नदी से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों रॉटरडम, तो रॉटरडम को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? तो रॉटरडम को सुमेल करेंगे दोस्तों राइन नदी से, और पेरिस को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों सीन नदी से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, खारतूम को सुमेल करेंगे दोस्तों नील नदी से, ब्राज़ावेले को सुमेल करेंगे दोस्तों ज़ैरे नदी से, रॉटरडम को दोस्तों राइन से, और पेरिस को दोस्तों सीन नदी से। ठीक है, खारतूम को दोस्तों सुमेल करेंगे हम नील नदी से, ब्राज़ावेले को दोस्तों ज़ैरे से, रॉटरडम को राइन से, पेरिस को दोस्तों सीन से। ठीक है, खारतूम को दोस्तों नील नदी से, ब्राज़ावेले को ज़ैरे से, रॉटरडम को राइन से, पेरिस को सीन
से, खार्तूम को नील से, ब्राज़ाविले को ज़हरे से, रॉटरडम को राइन से, पेरिस को सीन से। खार्तूम को दोस्तों नील से, ब्राज़ाविले को ज़हरे से, रॉटरडम को राइन से, पेरिस को सीन से। इस पॉइंट को याद रखिए, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, फिर से देखें, खार्तूम को नील से, ब्राज़ाविले को ज़हरे से, रॉटरडम को राइन से, पेरिस को सीन से। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। 41 नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो याद रखें दोस्तों, लुडविग्स नहर, या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो याद रखें दोस्तों, लुडविग्स नहर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो याद रखें दोस्तों, दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में लुडविग्स नहर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखें इस पॉइंट को। ठीक है, लुडविग्स नहर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42वां नंबर प्रश्न देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, फजेंडा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, फजेंडा। इसका डिटेल हम देखेंगे। कह रहा दोस्तों, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जिन पॉइंटों को हम पढ़ रहे हैं ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते चलें। ठीक है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। ठीक है, यह भी पॉइंट याद रखें, कई बार पेपर में पूछा गया है कि ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक यानी कि कहवा उत्पादक देश है। विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने के कारण क्या कहा। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने के कारण ब्राजील को विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह कहवा का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। इस पॉइंट को भी याद रखें। फिर कह रहा है कि ब्राजील के साओ पोलो व उसके पृष्ठ प्रदेशों में कहवे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कह रहा है ब्राजील के साओ पोलो व उसके पृष्ठ प्रदेशों में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। फिर कह रहा है कि ब्राजील का दोस्तों सेंटोस बंदरगाह कई बार पेपर में पूछा गया है। तो याद रखिए, ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर से हम डिटेल पढ़ेंगे, एक बार और ध्यानपूर्वक सुने। कह रहा है दोस्तों कि ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्या है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक है। सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक है। विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन के कारण ब्राजील को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। यह कहवा का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। ब्राजील के साओ पोलो व उसके पृष्ठ प्रदेशों में कहवे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। एक और एडिशनल पॉइंट याद रखें कि ज्ञातव्य है कि कोलंबिया में कहवा के बागानों को फिनका कहते हैं। क्या है दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है पेपर में। याद रखें, ज्ञातव्य है कि कोलंबिया में कहवा के बागानों को फिनका कहा जाता है। क्या है, कोलंबिया में कहवा के बागानों को फिनका कहा जाता है और ब्राजील में दोस्तों फजेंडा। ठीक है, क्या है, ब्राजील में फजेंडा और दोस्तों कोलंबिया में फिनका। ठीक है, यह डिटेल एक बार और हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक है। विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन के कारण ब्राजील को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। यह कहवा का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। ब्राजील के साओ पोलो व उसके पृष्ठ प्रदेशों में कहवे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, हम लोगों ने कई बार इसको डिटेल से देख लिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते चलिए, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि आगामी बहुत सारी परीक्षाएं दोस्तों लगी हुई हैं। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम आगे के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए दोस्तों देखें, कह रहा है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। क्या है, कह रहा है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों 1996 में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। 256.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह पार्क अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह जगह का नाम भी याद रखिए। ठीक है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना सन 1996 में हुई। 256.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह पार्क अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखें। क्या है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। तो याद रखिए दोस्तों, हमारा 256.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है।
कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो याद रखें दोस्तों वायुमंडल में नमी पर। क्या है, कह रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो याद रखें वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो याद रखें दोस्तों वायुमंडल में नमी पर। इस पॉइंट को बिल्कुल सही आप लोग याद रखें ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए आगे देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिए साइलेंट वैली में। ठीक है, शंकु वृक्ष वन पाए जाएंगे दोस्तों कहाँ पे, तो याद रखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कच्छ वनस्पति पाई जाएगी दोस्तों हमारी कहाँ पे, तो कच्छ वनस्पति पाई जाएगी दोस्तों सुंदरवन में। और दोस्तों पतझड़ वन पाए जाएंगे दोस्तों हमारे राजस्थान में। ठीक है, और सही आंसर क्या मार्क करेंगे हम, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। एक बार और देखें, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे दोस्तों साइलेंट वैली में। ठीक है, शंकु वृक्ष पाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति पाए जाएगी दोस्तों सुंदरवन में, और पतझड़ वन राजस्थान में। ठीक है, फिर देखें, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे साइलेंट वैली में। ठीक है, शंकु वृक्ष वन पाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति पाए जाएगी सुंदरवन में, और पतझड़ वन राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन पाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, और पतझड़ वन राजस्थान में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह दोस्तों हमारा स्टार्ट होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। दोस्तों हमारी चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें दोस्तों।